अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली। चैनल यास्मीन आफ्ताब अली और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ ईरान और अमेरिका को लेकर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और अभी भी पाकिस्तान बहुत तंदही से बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। जहां पे एक जानिब ईरान ने ये बात करी कि हम हॉर्मुज़ खोलते हैं और यूएस जो है वो नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करे, तो दूसरी जानिब ट्रंप ने हॉर्मुज़ की तरफ अपनी फोर्सेस बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ अपने मशीरों से ऑप्शंस मांगे हैं ईरान को लेकर। आज इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमको इस्तांबुल से ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ अली दुर्रानी साहब, सीनियर डिप्लोमेट हैं, अफगानिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से ईरान और यूएई दोनों के एम्बेसडर भी रहे हैं। उनके जवाबात सुनने के लिए इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम दुर्रानी साहब, वेलकम टू द शो सर। बहुत मेहरबानी, आप मसरूफ़ हैं, इस्तांबुल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर ये बताइए, ईरान ऐसी किसी डील का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसमें उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी आयद की जाए, और वो सैंक्शंस को हटाना चाहता है। और इसके अलावा उन्होंने एक बात जो करी है कि पहले राउंड में हॉर्मुज़ के मामले को हल किया जाए, और वो हॉर्मुज़ अगर खोलता है तो अमेरिका को नेवल ब्लॉकेड को ख़त्म करना होगा। जबकि न्यूक्लियर मौजू पे उनका कहना है कि फिर कभी बात करेंगे। अब वो फिर कभी कब हो सकता है, इस पे कोई स्पेसिफिक डेडलाइन तो नहीं दी गई। जबकि ट्रंप हर सूरत पहले न्यूक्लियर जो ऑप्शन है या उसकी जो पाबंदियां हैं उसको डिस्कस करना चाहता है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि उसको एक वाज़िया फतेह अपनी डिक्लेयर करके जंग को ख़त्म करने का ऐलान करें। क्या आपको करीब मुस्तकबिल में दोनों पार्टियों के स्टांस में कोई लचक की सूरत नज़र आती है? जी शुक्रिया यास्मीन। मेरा ख्याल में तो ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ईरान का जो पहला वो है स्टांस वो ये कि उसको अंडर द एनपीटी आर्टिकल 4 पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे एक्सेस उसका राइट है, और अमेरिका को ये तस्लीम करना होगा और अमेरिका उसको तस्लीम करता है। उसके बाद ये हुआ कि जब ईरान के नेगोशिएशंस हुए जिसके नतीजे में जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और JCPOA या आम जबान में ईरान डील कहा जाता है, ईरान न्यूक्लियर डील, तो उसमें ये एग्री हुआ कि ईरान को 3.67% एनरिचमेंट की इजाज़त होगी। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये साइन हुआ तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बोर्ड थी, उसमें जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के वो थे और जर्मनी थे। लेकिन उसके 1 साल बाद ही जब ट्रंप साहब आए तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम इस डील को नहीं मानते। ये एक सेटबैक था और उसके नतीजे में अब ये जो है बहस चली हुई है। लेकिन इसमें जो न्यूक्लियर का इशू है वो एक बहाना बन गया। अमेरिका और इजराइल का असल हदफ जो है वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज है, लेकिन बहाना जो है वो न्यूक्लियर का करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर इजराइल बजाते खुद एक अनडिक्लेयर्ड पावर है, पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और अमेरिका उसको पूरी तरह डिफेंड कर रहा है। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि एक डबल फेस पॉलिसी है जो चल रही है, और कोई जो है ना अमेरिका में कोई जुर्रत कर सकता है और ना वेस्ट में कोई जुर्रत कर सकता है कोई इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात करे या उसको एक इशू बना के इंटरनेशनल लेवल पे उसको डिस्कस करे। तो ये है, ईरान ने इस मामले में अपनी साबित कदमी का मुजाहरा किया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम ये अपना जो हक है पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का वो भी हम नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए बहस हो रही है, तो इसलिए जो आपका सवाल है उसका मैं आपको ये बैकग्राउंड के तौर पे मैं ये मंजर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जवाब का दुरानी साहब। मेरा दूसरा सवाल सर, ट्रंप के जंग करने के इख्तियारात, अमेरिका का जो वॉर पावर रेजोल्यूशन है उसके तहत पहली मई को, यानी आज हम 30 को प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल से ख़त्म हो जाएगा।
کیونکہ امریکن لا کے تحت اگر 60 دن کے اوپر پریزیڈنٹ کو جنگ جاری رکھنی ہے تو اس صورت میں اس کو کانگریس سے اجازت لینی ہوتی ہے. اس کا ایک باقاعدہ پروسیجر بتایا گیا ہے. آپ کے خیال میں ان حالات میں کیا یو ایس کانگریس ٹرمپ کو اجازت دے گی؟ دیکھیے، امریکہ سے آپ کچھ بھی ممکن ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ میں جس طرح سے جوئش لابی کا کنٹرول ہے اور اے آئی پی سی جس طرح سے وہاں پہ الیکشنز پہ اثر انداز ہوتی ہے اور جس طرح سے وہ کینڈیڈیٹس کی فنڈنگ کرتی ہے، تو یہ امکانات میں سے ہے. اگرچہ فی الحال ایک چیلنج ہوگا کہ فرسٹ میں کے بعد جو پریزیڈنٹ کی 60 ڈیز کے جو اختیارات ہیں وہ ان کو کانگریس سے اجازت لینی پڑے گی. 60 ڈیز کے اندر پریزیڈنٹ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں جنگ کے سلسلے میں. لیکن ساتھ میں یہ بھی جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امریکہ نے یہ جنگ میں اس کو اسرائیل نے دھکیل تو دیا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس میں ان کو فتح مل نہیں سکتی. وجہ یہ ہے کہ جو جغرافیکل ایڈوانٹیج ایران کو حاصل ہے وہ نہ اسرائیل کو ہے اور نہ ہی امریکہ کو ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نہ اسرائیل اور نہ ہی امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ پہ تیار ہوگا. ایران وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ان کے ملکوں میں پہنچے اور باڈی بیگز کے ساتھ پھر وہ فیونرلز ہو. اور آلریڈی امریکہ کے اندر جو ہے تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 72% پیپل دے آر ناٹ ان فیور آف وار ود ایران. اور اس کے ساتھ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا گراف جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. اس تناظر میں اگر آپ بات کریں تو پھر جو آنے والے انتخابات ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے جو 3 یا 4 نومبر کے ہوں گے، تو اس میں پھر یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن پارٹی کا ناکامی پھر وہ ایک فورگون کنکلوژن ہو جائے گا، وہ یقینی ہو جائے گا. تو یہ تمام چیلنجز ہیں اس میں. لیکن ہمیں جو اسرائیلی لابی ہے، جوش لابی ہے امریکہ کے اندر، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اس کا انفلوئنس جو ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ممکنات میں سے ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ نتیجے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حق میں بھی جا سکتے ہیں. بٹ the jury is still out. ابھی ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. سر، ایک بڑا اہم سوال جو نہ صرف اس کرنٹ ریجنل کرائسس کو ایڈریس کرتا ہے بلکہ آگے بھی امریکہ کی جو گلوبل پوزیشن ہے اس کو لے کر ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ کو لے کر یورپی ممالک کی ہم آہنگی میں دراڑ آ گئی ہے. امریکہ اور دیگر ممالک ایران میں ان کی پالیسی کو سپورٹ نہیں کر رہے. فار ایگزامپل ہنگری نے کہا ہے کہ اگر نیتانیاہو ان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے تو وہ ان کو گرفتار کر لیں گے. اسپین نے بڑے واضح الفاظ میں اور متعدد مواقعوں پہ اپوزیشن سٹینس لیا ہے، بلکہ ایک لیڈ سیٹ کری ہے دوسرے ممالک کے لیے. اس کے علاوہ سعودی عرب اور دیگر ممالک جو ہیں وہ ایران کی پالیسی کو سپورٹ نہیں کر رہے امریکہ کی. سوال یہ ہے سر، کیا یہ ایک امریکہ کی ڈاؤن فال کا ٹیمپرری فیز ہے یا پرماننٹ ہے، اور از دس اونلی ٹرمپ ریلیٹڈ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جس طرح کا ایٹیچیوڈ ہے یورپین ممالک کے ساتھ، اسپیشلی جو نیٹو کے بڑے ممالک ہیں، ممبرز ہیں، اس نے ایک سینس آف ایلینیشن کریٹ کیا ہے یورپین یونین کے اندر. چاہے وہ اسپین ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، ایون برٹن، وہاں پہ بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا وہ اس نے ایلینیشن کریٹ کیا. دوسرا یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ شاید نیٹو ان کے پیچھے کھڑا ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ نیٹو کے بھی اپنی شرائط ہیں. اگر آپ نے جنگ شروع کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آرٹیکل 5 ہے کہ آپ پہ نیٹو کے کسی ملک پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ باقی نیٹو ممالک پہ سمجھا جائے گا. لیکن ایران نے تو کوئی حملہ نہیں کیا، اور جو ایشو جو ایران کے خلاف بنایا ہے نیوکلیر، اس میں تو خود جو ہے جرمنی، فرانس اور یو کے وہ اس کے سگنیٹری تھے، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف کہ وہ جے سی پی او سے نکل گئے، ایران نیوکلیر ڈیل سے نکل گئے، تو یہ تو ممالک اس کے ویسے خلاف تھے، بلکہ وہ امبیرس فیل کر رہے تھے. ہم نے اتنی جو ہے جان فشانی کے ساتھ 18 مہینے کے طویل مذاکرات کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے، لیکن
प्रेसिडेंट ट्रंप ने इससे विड्रॉ कर लिया. इससे अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचा है. जी. मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, पाकिस्तान और उससे जुड़े ममालिक जो जाहिर है अमन के ख्वाह हैं, इस जंग का खात्मा चाहते हैं क्योंकि इसका इकोनॉमिक फॉल आउट हर एक के ऊपर आ रहा है, तो ये लोग फिल वक्त इंडिपेंडेंट सीज फायर करवाने में किस हद तक कामयाब हो सकते हैं, और इसमें चूंकि इजराइल की ऐसे सीज फायर की ख्वाहिश नहीं है, तो वो किस हद तक स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है किसी भी किस्म के तस्फिये को लेकर, इस मामले पे अपनी नजर डालिएगा. देखिए, इनडेफिनेट सीज फायर जो है वो नो वार नो पीस की सिचुएशन होगी. आइडियली तो ये होना चाहिए कि जो है पार्टीज वो फैसला करें कि वो जंग नहीं करेंगी और जो उनके मसाइल हैं उनको पीसफुल तरीके से हल करेंगी. प्रेसिडेंट ट्रंप ने दूसरी मरतबा जो है सीज फायर को एक्सटेंड किया और ये उनकी बकौल ये उन्होंने इनडेफिनेट किया है, लेकिन साथ में ही वो ये धमकियां भी देते रहे कि वो जो है उसको ईरान के खिलाफ जो है वो हमला करेंगे. और एक तरह से जो उन्होंने ब्लॉकेट किया, नेवल ब्लॉकेट उनका ईरान का, तो वो तो एक जंग जारी है, लेकिन किसी और तरीके से. आप ये समझ लें कि वो अगर एक्टिव हॉस्टिलिटी नहीं है, लेकिन ईरान के जो नेविगेशन वो है उसको महदूद कर दिया समंदरी सतह पे. उसके ऑयल आना जा नहीं सकता, उसके और मर्चेंडाइज जो है वो ईरान कोस्ट पे जो है वो बर्थ नहीं हो सकती. तो ये उनके लिए एक ईरान के लिए तो बड़ा मसला है और इसके लिए इकदाम लेने की भी ज़रूरत है. और ये अमेरिका उसको इंडेफिनेटली जो है, अगर या आप ये समझें कि इबहम रखना चाहता है जिससे हर कोई ये गैस करता रहे कि अब आया ये जो सीज फायर है ये कब टूट जाएगा, सीज फायर जो है कब जो है उसकी खिलाफ वर्जी होगी या जंग दोबारा कब शुरू हो जाएगी. तो ये गैर यकीनी सूरत हाल को जन्म लेता है. उससे जो है जो बड़े मसले ये हो रहे हैं कि ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं. कोई ये यकीन से नहीं कह सकता कि जो एक स्मूथ स्लो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑयल और एनर्जी जो है जिसमें एलएनजी है, एलपीजी है, वो जारी रह सकेगी या नहीं. तो ये एक बहुत सीरियस इशू है और इस पे अभी फ़िलहाल तो कुछ कहना मुश्किल है. लेकिन बहरहाल ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये इक्तिसादी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी और पहुंचा रही है. आप देख लें पाकिस्तान का, हालांकि इस जंग में हम शामिल नहीं हैं, लेकिन जो ऑयल प्राइसेस जिस तरह से बढ़े हैं इससे जो हमारे इक्तिसाद पे तो बुरा असर पड़ा ही है, लोगों के रोज़गार पे भी असर पड़ेगा और इन्फ्लेशन पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बात नहीं हो रही बल्कि ये आगे भी जो है चलेगा. जी नाज़रीन कराम, आपने आसिफ अली दुरानी साहब के बड़े क्रिस्प जवाबात सुने और आई एम श्योर कि आपको सिचुएशन में ज़रा क्लैरिटी आई होगी. प्रोग्राम पसंद आया हो ख़वातीनो हज़रात, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें. चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को ज़रूर सब्सक्राइब करें. अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़.